हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम लोग यूपी टेट के प्रीवियस पेपर्स करा रहे हैं जो कि यूपी असिस्टेंट टीचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इसकी 1894 पोस्ट के लिए जिसका एग्ज़ाम होने वाला है अभी यूपी टेट के प्रीवियस करा रहे हैं, उसके बाद सी टेट के कराएंगे और फिर इस पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम लोग अपलोड करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हो तो इसके डिस्क्रिप्शन में और सेट ज़रूर देख लीजिएगा। तो इसमें अलग अलग ईयर्स में सारे सेट अभी तक हम लोग सब दे रहे हैं उसमें, तो आप लोग वहाँ से जाके और सेट देख सकते हैं। तो ये है यूपी टेट 2016 का 1 to 5th मैथ्स का पेपर। इसमें जैसे पेडागॉजी भी होती है तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है अभी यूपी असिस्टेंट टीचर वाला में, तो इसलिए हमने वो क्वेश्चंस स्किप कर दिए हैं, बाकी हमने रखे हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, यानी कि जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है इसके टिक पे मत जाइएगा, ये एक पेपर जहाँ से हमने लिया है तो वो रॉन्ग भी हो सकता है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो है 2, जो स्मॉलेस्ट है वो है 2 मतलब ये प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं 2, 3, 5, फिर 7, तो फिर 11, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 3 से डिवाइड होता है, जो किसी से डिवाइड ना हो वो होते हैं प्राइम नंबर, और ये 2 से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर होगा वो होगा हमारा 2। ये 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। उसके बाद ये पाई इज एन, ये क्या है, रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो ये एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, देखिए रियल नंबर्स 2 होते हैं, एक रेशनल और एक इरेशनल, हमने बताया था। तो इसको हमने डिस्क्राइब किया था अच्छे से। तो देखिए रेशनल में आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरेंस वाले, और इधर इरेशनल में आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरेंस। तो देखिए हमने ये ट्रिक बताई थी कि रेशनल वाले जो होते हैं, रेशनल से उसमें नॉन टर्मिनेटिंग तो दोनों में है। देखिए दोनों के पास क्या है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। इसके रेशनल के पास भी इरेशनल के पास भी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। फिर रेशनल वाले के पास क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिकरेंस वाला है, और रिकरेंस क्या होता है जिसमें रिपीटेटिव होते हैं, और नॉन रिकरेंस क्या होता है जिसमें रिपीटेटिव नहीं होते हैं। तो पाई जो 22/7 होती है, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 7 से 22 को, तो 3.1428 ऐसा समथिंग आता है, मतलब रिपीट नहीं होती है डिजिट। तो इसलिए ये नॉन रिकरेंस वाले में आएंगे, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि नीचे माइनस करने पे ज़ीरो आता ही नहीं, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आता रहता है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है। और फिर क्योंकि रिपीट नहीं होता इसलिए नॉन रिकरेंस है। तो ये कौन सा एक हो गया, पाई क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। ये पिछले वीडियो में देखिएगा, हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसको बनाकर पूरा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्टली द नंबर 350 इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड आफ्टरवर्ड्स डिक्रीज्ड बाय 20%। अल्टीमेटली द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीजेस। क्या करते हैं, पहले संख्या को 350 को 20% बढ़ाकर फिर उसको 20% कम कर दिया गया है। तो अल्टीमेटली यानी कि अंततः वृद्धि या कमी का परसेंटेज क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने सिंपल यहाँ पर 350 नंबर लिया है, इंक्रीज बाय 20% और फिर डिक्रीज करना है हमें, फिर अल्टीमेटली बताना है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5 होता है। इसको हम डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज इसकी वैल्यू क्या होती है, 5 में से 1 गया 4/5। ठीक, और इंक्रीज वैल्यू 20 की ही इंक्रीज वैल्यू पूछी है, तो वो कितनी होती है 5 + 1 6/5। ठीक है, तो हमें ये दोनों फ्रैक्शन वैल्यू पता है इंक्रीज डिक्रीज की, बस पहले इंक्रीज करना है। तो 350 मल्टीप्लाई बाई 6/5 कर दिया क्योंकि पहले इंक्रीज किया है, इसको कैंसिल आउट किया 70 आया और ये 420 बना। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं इसी को डिक्रीज किया गया है, तो जो ये आई इसी को डिक्रीज करेंगे। ठीक है, और डिक्रीज क्या करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू 4/5 है, तो यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 84 × 4 336 आ जाएगा। अब ये कह रहे हैं अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो देखिए क्या करेंगे, जो ओरिजिनल वैल्यू थी 350, उससे हम देखेंगे कि ये कितना है, बढ़कर आया है कम होके आया है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कम होके आया है, यानी कि 350 - 336 डिवाइडेड बाय जितना इनिशियल वैल्यू थी 350 × 100, ऐसे परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिवाइड करने पे माइनस करने पे कितना आ रहा है 14 आ रहा है, और ये नीचे 350 है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4% आ जाएगा, यानी कि 4% कितना हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है।
नेक्स्ट है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 36, देयर एचसीएफ एंड एलसीएम आर 3 एंड 105 रिस्पेक्टिवली, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दोज टू नंबर्स। देखिए ये फॉर्मेट बहुत ही कई बार रिपीट हो चुका है इन क्वेश्चंस में, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि दो नंबर्स का सम दे दिया, एचसीएफ एलसीएम दिया है, या फिर एचसीएफ एलसीएम दिया, एक नंबर दिया, दूसरा नंबर पूछा है, तो वो फॉर्मूले से हो जाता है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करना है। देखिए दो संख्याओं का योग 36 है, उनके मासा और लासा 3 और 5 है, 105 है, उन दो संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो देखिए दो नंबर्स हमने एक्स वाई ले लिया, एक्स प्लस वाई 36 और एचसीएफ 3 है और एलसीएम 105 दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कैसे निकालेंगे 1/x प्लस 1/y, उन नंबर्स का व्युत्क्रम यानी कि उन नंबर्स का रेसिप्रोकल का सम, ठीक है। तो ये हमें फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम हम देखेंगे, एलसीएम से हम क्या करेंगे, एचसीएफ पे जाएंगे, एचसीएफ निकालेंगे। लास्ट टाइम भी हमने यही बताया था कि सबसे सिंपल यही तरीका है, एलसीएम से क्या करेंगे, एचसीएफ पे जाएंगे, इसको एलसीएम लेंगे तो हमारा 3 जैसे ही आएगा, यानी कि जो एचसीएफ आएगा बस वहीं पे हम रोक देंगे। बाकी तो जो डिजिट है वो क्या होगी, वो फैक्टर होगी दो को प्राइम नंबर का। को प्राइम कौन से नंबर होते हैं, जो किसी से डिवाइड नहीं होते हैं, फर्दर उनसे कुछ कॉमन नहीं आ सकता, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पे 35 आ रहा है और 3 तो हमारा एचसीएफ हो गया, हमने इसको मल्टीप्लाई करके अलग थोड़ा सा कर दिया, इसको 35 को हमने फैक्टर ले लिए 5 × 7, सिंपल है, जो क्या फर्दर इनसे कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो हमने इससे निकाल ही लिया है 3। अब हम देखेंगे यानी कि ये दो जो डिजिट आई, ये 3 5 द 15 आई और 3 7 द 21, क्योंकि 3 तो दोनों ही में कॉमन है ना, तो इनसे मल्टीप्लाई तो होगा ही दोनों नंबर्स में। तो ये हमारी पूरी होल नंबर वो आ गए 15 और 21। अब हमने चेक कर लिया कैसे कि ये कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं, ये नंबर सही है या नहीं, तो हमने इनका सम किया और देखा 36 आ रहा है हमें, यानी कि ये 15 और 21 सही है। अब हमें ये फाइंड करना है, तो 1/15 क्या प्लस 1/21, इस कैल्शियम लेके 105, 15 7 द 105 होता है 7 और 21 5 द होता है, तो ये इसको ऐड किया तो ये 12 आया और फिर कैंसिल आउट कर लिया, तो हमारा ये फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 4/335, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाता है थर्ड। बस हमें एलसीएम से जाकर एलसीएम लेना है और एचसीएफ को फाइंड देख लेना है, उसके बाद जो बचे वही हमारे नंबर्स हो जाते। पहले को प्राइम नंबर मिलेंगे, फिर जब एचसीएफ से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे होल नंबर्स मिल जाएंगे। ये है पूरे में। अब देखिए नेक्स्ट है एक मेंसुरेशन का है, इसमें कह रहे हैं हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ द पेरीमीटर, ठीक है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। तो देखिए सबसे पहले इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं। तो पूछा है लेंथ ऑफ द गार्डन विल बी, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, उसका अर्धमाप 36 मीटर है, बाकी लंबाई भुजा की माप होगी। तो देखिए सबसे पहले हम जिसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ये एक हम बना लेते हैं, ठीक है। एल क्या है, उसकी चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है, तो इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, हमें बी में ऐड करना होगा 4, ठीक है, तभी तो ये ज़्यादा वैल्यू आएगी, जब बी में 4 ऐड करेंगे तभी तो ये ज़्यादा होगा ना। तो यहाँ पर कोई गलती मत कीजिएगा, तो ये L इज इक्वल टू बी प्लस 4 हमारी 1 इक्वेशन हो गई। उसके बाद कह रहे हैं हाफ ऑफ पेरीमीटर, यानी कि P/2 पेरीमीटर का हाफ जो है उसकी वैल्यू उन्होंने क्या दी, 36 दी है, 36। फिर यहाँ से हमने पेरीमीटर चाहिए तो यहाँ पे निकालिए, चाहे ज़रूरत नहीं है यहाँ पे P/2 कर लिएगा। अब देखिए इसको हमें L निकालना है, बाकी लंबाई वाली भुजा निकालनी, यानी कि पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है 2L + B होता है। अब हमने P/2 इधर ही ले लिए और 36 हो जाएगा, है ना, L + B कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, हमें ये निकालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, L + B 36 लिख दिया और ये हमारी दूसरी इक्वेशन है, इसको इस फॉर्मेट में लिख लिया, L - B = 4। हमें L ही चाहिए तो हम सीधा ऐड करेंगे, यानी कि B कैंसिल हो जाएंगे, 2L = ये आ जाएगा 40 और L = 20। सिंपल है, बस P/2 का ध्यान रखना है आपको और ये इक्वेशन सही से बनाइएगा बस। आंसर 1। नेक्स्ट है ट्रेन पे है ये, राजधानी एक्सप्रेस स्टार्ट्स फ्रॉम अ स्टेशन एट 7:29 PM and reaches next destination after 17 hours and 42 minutes. The time by which it reaches the destination is, देखिए राजधानी एक्सप्रेस एक स्टेशन से 7:29 PM से चलकर आगे अगले गंतव्य स्थान पर 17 घंटे 42 मिनट के पश्चात पहुंचती है। अगले गंतव्य पर पहुंचने का समय देखिए इसने टाइम दे दिया। अब हमें ये इसके अकॉर्डिंग बताना है कितने AM कितने PM उस टाइम हो रहा होगा। तो देखिए स्टार्टिंग टाइम हमारा 7:29 PM है। अब ये कह रहे हैं 17 आवर्स, तो 17 आवर्स 42 मिनट्स। अब ये अलग अलग यूनिट है तो हम क्या करेंगे 7 PM में अगर हम 17 आवर्स ऐड करें तो देखिए 8 9 11 12 पे रुक जाइएगा,
12 के बाद फिर 1 पे आइएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो ये हमारा क्या आया, ये हमारे 17 आवर्स आए, और 12 क्या होगा, 7 के बाद जब 8 9 12, ये वाला जो 12 होगा ये क्या होगा, ये AM होगा। AM PM का भी ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए दो ऑप्शन जो है वो सेम है, बस AM PM का फ़र्क है। तो देखिए 7 PM के बाद जो 12 आएगा वो AM वाला, रात वाला आएगा ना, तो वो AM हो जाएगा। उसके बाद जो 17 आवर्स पूरे करने में जो लास्ट में 12 आ रहा है वो आ रहा है PM, यानी कि दिन का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 12 PM आ गया। अब हमें 42 मिनट्स भी देखना है, तो हम क्या करेंगे, ये अब देखिए ये कितना हुआ, ये आया, ये तो हमने यहाँ पर 12 PM कर दिया, उसके बाद 29 PM है, ये मिनट्स हैं 29। अब इसमें 42 जब ऐड करेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमने इसको ऐड किया तो देखा 17 मिनट्स आ रहे हैं, ठीक है। 42 मिनट्स 29 मिनट्स में ऐड किया तो देखा 71 मिनट्स आ रहे हैं। अब हम लोग को पता है कि 60 मिनट्स 1 आवर होता है, तो हमने यहाँ से क्या किया, 60 को अलग कर लिया, और बचा हुआ क्या, 11 बचा, 11 मिनट अलग कर लिए, ठीक है। 60 और इसमें क्या करेंगे, 60 को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा 11 बच रहा है, तो ठीक है। तो ये 60 मिनट जो है ये हमारा 1 आवर हो गया, और ये 11 मिनट अलग निकल गए। अब ये 1 आवर को इसमें जो 12 PM है इसमें एक ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 PM हो जाएगा। तो हमारा टाइम एग्जैक्टली टाइम क्या होगा, 1 PM 11 मिनट्स, यानी कि 1:11 PM, ठीक है। हमारा राइट आंसर इज 4। अब देखिए द एज ऑफ द लेबरर्स वर्किंग इन अ फैक्ट्री इन ईयर्स इज एज फॉलोज। ये कुछ एजेस दी हैं जो यहाँ पे वर्कर्स हैं, रेंज बतानी है उनकी। कुछ कारखाने में लोग काम कर रहे हैं, उनकी एज यानी कि आयु इस टाइप से है, आयु का परिसर क्या है, ठीक है। रेंज को हिंदी में परिसर कहते हैं। तो देखिए रेंज जो होती है वो निकालते हैं जो मैक्सिमम डिजिट होती है, यानी कि जो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन होता है माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये बस इसको देखने में ध्यान रखिएगा, हमें असेंडिंग डिसेंडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। देखिए बस क्योंकि उसमें भी देखना ही पड़ता है ना, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे सबसे जो हाईएस्ट डिजिट है, बस यहाँ पर देखिएगा सही से, ये नहीं कि 40 दिख रहा है, हाँ 41 इसकी मैक्सिमम है, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे 54 मैक्सिमम दी है, ठीक है। तो 54 मैक्सिमम है और मिनिमम क्या है, 23 है, ठीक है। तो यहाँ पर 54 मैक्सिमम हो जाता है और मिनिमम 23 है, और इनको डिफरेंस जो होगा वो 31 ईयर्स, ये हमारा रेंज हो जाता है। सिंपल इसका रेंज ऐसे निकालते हैं हम लोग। नेक्स्ट है द लीस्ट नंबर टू बी एडेड टू मेक 269 अ परफेक्ट स्क्वायर इज। वो छोटी से छोटी संख्या जिसे 269 में जोड़ने पे पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, वो क्या है। तो देखिए सिंपल लीस्ट नंबर बोला है ना, तो लीस्ट नंबर से हाईएस्ट नंबर पे चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 7 ऐड किया, फिर हमने देखा 276 बन रहा है, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसके बाद हम देख रहे हैं 16 दिया है, इसमें 16 को ऐड किया तो हमने देखा 285, ये भी नहीं है। उसके बाद हमने देखा क्योंकि 225 किसका होता है, हमारे 15 का होता है 225, उसके बाद 285 नहीं होता है। उसके बाद 16 का आता है तो 256 आता है, वो भी नहीं। तो हमारा देखिए 15 का जो 5 लास्ट में उसी में आएगा, तो वो तो है नहीं, 225 होता है। अब देखिए 20, उसके बाद हमने देखा 20, तो हमने 20 जैसे कि हमने देखा 289 है, ये 17 का स्क्वायर होता है। देखिए परफेक्ट स्क्वायर थोड़े 20 तक तो याद होने चाहिए, इससे काम आसान रहता है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जैसे आगे 25 है, 26 है, 22 21, इनके याद हो तो वो आसानी होती है कैलकुलेशन करने में। एग्जैक्टली आप देखते हैं यहाँ पे समझ जाएंगे वैसे तो कि इसको ऐड करने पे हमारा 289 बन रहा है, यानी कि 17 का स्क्वायर बन रहा है, तो यानी कि यही हमारा राइट आंसर है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाता है, हमारा 20 हो जाता है। 20 ऐड करने पे 289 बन रहा है, यानी कि 17 का स्क्वायर बन रहा है, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। नेक्स्ट है इफ़ द स्पीड ऑफ अ बस इज इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर from its normal speed, it takes 2 hours less for a journey of 300 किलोमीटर। द नॉर्मल स्पीड ऑफ बस इन किलोमीटर पर आवर। देखिए इसमें यूनिट का कोई मैटर नहीं है, क्योंकि किलोमीटर पर आवर यहाँ पे भी आर है और निकालना भी हमें इसी में है। तो हिंदी में देख लेते हैं, अगर किसी बस की चाल समान चाल से 5 किलोमीटर घंटा ज़्यादा कर दी जाए तो वो 300 किलोमीटर की यात्रा तय करने में 2 घंटे कम समय लेती है। बस की समान चाल पूछी है, ठीक है। तो हम इसका देखिए सिंपल क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, यानी कि चाल गुणे समय बराबर दूरी, ये होता है। अब हमें दूरी हमें देख ली 300 किलोमीटर आनी, तो हम देख रहे हैं एस और टी ऐसे लिख लेंगे। देखिए इसका ये मेथड बहुत ईजी है, इससे आराम से 2 मिनट में कर लेंगे।
हमने देखा 5 बढ़ रहा है। अच्छा, एक जब ये प्रोडक्ट में तो कोई एक चीज़ अगर बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ क्या होगी, वो कम होगी, इसको बैलेंस रखने के लिए। तो क्या होगा, 5 बढ़ रहा है और ये क्या टाइम क्या है, ये कम हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी के टेबल में जाएंगे। 5 टू द 10, 5 3 द 15, 5 4 द 20, ऐसे। अब देखिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप बढ़ाएंगे 5 टू द 10, तो ये कितना जाएगा, ये भी 2 द जाएगा, ये भी इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 टू द 4, फिर 5 3 द 15, 2 3 द 6। अब हम क्या करेंगे, हम चेक करते रहेंगे कि हमें 300 किलोमीटर कहाँ पे, क्योंकि इनका प्रोडक्ट जो होती है वो डिस्टेंस होती है एस एन टी का, तो एस एन टी का प्रोडक्ट कहाँ पे हमें 300 मिल रहा है। 15 4 द 60 अभी नहीं मिल रहा। ठीक है, अब हम और आगे जाएंगे। 5 4 द 20, 2 4 द 8, 6 इंटू 20 120 अभी भी नहीं मिल रहा। फिर 5 5 द 25, 2 5 द 10, फिर हमने देखा 200 बन रहा है, अभी भी 300 पे नहीं आए। फिर हमने देखा 5 6 द 30, 2 6 द 12, जैसे ही 30 ये किया वैसे हमने देखा ये 300 बन रहा है। ठीक है, और ये 300 बनेगा और ये भी बनेगा तभी हम लेंगे। ठीक है, दोनों तरफ से बनेगा। तो हमने देख लिया कि ये 300 यहाँ, ये भी 300 बन रहा है, यानी कि हमारा जो वैल्यूज़ हैं वो यहीं से आएंगी। अब देखिए इसमें पूछा है कि नॉर्मल स्पीड, यानी कि पहले स्पीड क्या थी, बिना यानी कि 5 किलोमीटर बढ़ रही ना, इंक्रीज़ हो रही है। नॉर्मल स्पीड आए, यूजुअल स्पीड आए, वर्तमान चाल आए, समान चाल आए, मतलब हमें फर्स्ट वाली बतानी, ऊपर वाली पहले वाली बतानी, यानी कि क्या हो जाएगी 25, क्योंकि ये 5 इंक्रीज होने के बाद 30 आ रही है। ठीक है, स्पीड पूछा है। ऐसे अगर टाइम के बाद आए तो हम यहाँ पे टाइम बता देंगे कि टाइम पहले कितना था, 10 था, 10 आवर्स, फिर 12 आवर्स हुआ, जो भी पूछा जाए। तो ये ध्यान रखिएगा, एक तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे नॉर्मल स्पीड पूछिए, कौन सी स्पीड पूछिए, और दूसरा यूनिट का भी ध्यान रखिएगा। और यूनिट का कोई मैटर हो तो उसको पहले ही चेंज कर लिएगा, फिर यहाँ पे फ्रैक्शन में रखिएगा, 1/2 1/3 ऐसे करके रखिएगा। करना ऐसे ही है, मेथड यही है। ठीक है, जहाँ पर भी ये मल्टीप्लिकेशन इस टाइप से प्रोडक्ट मिले हमें डिस्टेंस का, हम इस तरह से निकाल लेंगे। तो हमें नॉर्मल यूजुअल स्पीड फाइंड करनी थी, तो हमारी नॉर्मल कितनी है, 25 किलोमीटर पर आवर स्पीड हमारी आ रही है। आंसर इज 1। नेक्स्ट है, इफ़ 9 की पावर 2x-1 इक्वल टू 2 की पावर 5-5, देन वैल्यू ऑफ x। सिंपल इसको कैसे करेंगे, 2 की पावर 5 तो हमें पता है 32 है, 32 - 5 27 हो गया। अब देखिए ये 27 हो गया, ये किसका है, 3 की पावर क्यूब हम इसे लिख सकते हैं। वैसे भी अगर हम यहाँ पे 9 देख रहे हैं यानी कि 3 से रिलेटेड ही होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इन ये दोनों जो बेस है इनको इक्वल करना होगा पहले तो। अब हम इसको भी 3 में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 3 की पावर स्क्वायर हो जाएगी, स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 4 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि बेस सेम है। अब हम पावर को सिंपल इक्वेशन लिख सकते हैं, 4x - 2 इक्वल टू 3। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली 5/4। नेक्स्ट है मेंसुरेशन का है, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, द एरियाज ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर इन द रेशियो 7:10:14 इफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज 350 सेंटीमीटर क्यूब, देन द लॉन्गेस्ट साइड हैज अ लेंथ ऑफ। क्या कह रहे हैं, किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल 7:10:14 के अनुपात में है। यदि घनाभ का आयतन 350 सेंटीमीटर क्यूब हो तो सबसे लंबी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो देखिए ये एक हमने बना लिया, और ये कह रहे हैं कि फलकों के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल, एरिया कह रहे हैं, यानी कि इसमें कोई दो हैं, इसमें कोई दो हैं, LBH जो भी आप ले ली, इसमें कोई दो हैं। तो हमने लिख लिया यहाँ पे फेसेस जो हैं वो 7:10:14 है। अब वॉल्यूम गिवन है, लॉन्गेस्ट साइड फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये रेशियो में दिया है। अब हम इसमें क्या है, ये एरिया दिए हैं, यानी कि LBBH होंगे। तो हमने सिंपल लिख लिया, हमें नहीं पता कौन सा किसका है। ठीक है, हमने सिंपल लिख लिया LBBH का प्रोडक्ट इक्वल टू 7। अब यहाँ पर रेशियो है तो हम कोई एक फैक्टर ले लेते हैं, XYZ कोई भी एक ले लेते हैं जो कि इसको फुल कंप्लीट वैल्यू बनाएगा। ठीक है, 7x 10x और 14x। अब हमने क्या किया, ये तो स्क्वायर हो जाएगा, LBH का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ इसको हमने मल्टीप्लाई किया, ये आया 980x³ आ गया। ठीक है, अब ये LBH क्या होता है, वॉल्यूम होता है, यानी कि वॉल्यूम का भी स्क्वायर हुआ, वॉल्यूम का स्क्वायर इक्वल टू ये आ गया। वॉल्यूम की वैल्यू हमें पता है 350 का स्क्वायर इंटू ये। अब 350 का स्क्वायर देखिए, सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, अब सोच रहे होंगे इतना बड़ा स्क्वायर, देखिए 35 हमने बताया था स्क्वायर करना कैसे, 5 5 दा और 5 3 3 5, ऐसे करके शॉर्ट में इसका स्क्वायर निकालेंगे 35 का। अगर याद हो तो बहुत ही अच्छी बात है, 1225। ठीक है, और 00।
अपॉन इसको 980 को इधर ले गए, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 125, यानी कि ये किसका है, ये 5 का क्यूब है ना, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 5। बस इतना काम करने के बाद अब कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे कि ये 5 जो है, देखिए ये 5 एक वो है। अब हम क्या करेंगे, ये तो एक x की वैल्यू है। अब हम कोई भी दो, यहाँ से 7, 10, 14 थे ना, यहाँ से 7, 10 उठाएं या 10, 14 कोई भी दो उठा लें, ठीक है, दो एरिया उठा लेते हैं। तो हमने ले लिया 7, 10 ले लिया फर्स्ट, तो 7x और 10x हमारा ये हमने LBBH जैसे ले लिया। यहाँ पर कुछ भी आप रख सकते हैं, BHHL रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ भी ले सकते हैं। बस हमें ध्यान रखना है कोई दो लेने, यहाँ से कोई दो लेने, यहाँ से कोई दो लेने। अब हम क्या करेंगे, अब हम देख रहे हैं कि देखिए इनमें से एक एक तो कॉमन ही है, कोई एक कॉमन है, यानी कि इस वैल्यू में से सबसे पहले तो हमने x की वैल्यू रख के यहाँ पे इसको कंप्लीट डिजिट में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। 5 7 द 35 और 5 10 द 50। अब हम देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पे एक डिजिट कॉमन आ रही है, यानी कि इन दोनों में भी कोई एक जो होगा फैक्टर वो कॉमन होगा, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम ले लेंगे, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लिया तो यहाँ पर आ रहा है 5। इसके बाद देखिए 5 7 द 35, 5 10 द 50। अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, यानी कि ये बिल्कुल ये दिख रहा है कि 5 जो है वो b है ना। 5 हमने किनारे ले लिया, ये l है, ये h है, तो अब हमें क्या मिला, अब हमें मिला LBH की वैल्यू मिली ना। हमें क्या निकालनी थी, लॉन्गेस्ट साइड लेंथ की निकालनी थी। तो अब देखिए कॉमन तो हमने ले लिया, अब हमें ये पता चल गया कि ये लॉन्गेस्ट इनमें से कौन है, तो जो लॉन्गेस्ट है 10 है, 5 7 10 में। LBH इनमें से कौन कौन है हमें इससे मतलब नहीं है, हमें बस ये देखना है कि लॉन्गेस्ट पूछी तो यही LBH है। अब इन तीनों में से जो लॉन्गेस्ट होगी हमें वो बतानी, यानी कि 10 सेंटीमीटर क्या हो गई हमारी लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट साइड लेंथ हो गई, ठीक है। हमें ये मतलब नहीं है कि हम यहाँ पे LB ले रहे हैं, BHHL ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, बस हमें ये पता है कि कोई भी दो हम सरफेसेस लेंगे तो उनमें से एक तो कॉमन होगा ना, LBBH कोई एक कॉमन होगा, और वही कॉमन हमें इस डिजिट में से निकालना है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, SCF निकालना है, या और अंदर उसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। उसके बाद हमारी जो इन तीनों में से जो होगी, ये तीनों हमारी क्या हो गई, LBH हो गई। अब इन तीनों में से जो भी लॉन्गेस्ट साइड हो वो हमारी लेंथ हो जाती है, यानी कि 10 हमारी लेंथ हो जाती है। तो बस इतनी सी कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 इज 99, दीज मल्टीपल्स आर। तो देखिए सबसे पहले हमने तो चेक कर लिया कि सम तीनों का है या नहीं, तो 4 3 7 2 9 और 4 3 7 2 9, इसका सम भी 99 है। 2 3 5 5 4 9 3 3 6 3 9, इसका भी 99 है। ऑब्वियसली इसमें तीनों ऑप्शन में 99 सम आ रहा है। अच्छा, अगर एक और मतलब कि अगर कोई ऐसा ऑप्शन होता है जिसका सम नहीं आ रहा होता तो वो ऑप्शन पहले ही हम चेक ही नहीं करते, उसे पहले ही रॉन्ग कर देते, ठीक है। इसलिए हम इसको एक बार चेक कर लेंगे कंडीशन को। अब हम ये कह रहे हैं कि 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स हैं, तो देखिए 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल हमारे, अब हम एक एक चेक करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 से 3 8 गया, 1 1 गया, 42, ये 1 4 गया। अब ये कॉन्जिक्यूटिव तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये 8 कहाँ से आ गया, है ना, तो ये कैसे आ गया, तो ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, इसको हटा दिया। फिर सेकेंड ऑप्शन हमने चेक किया तो देखिए 32 33 34 ये आ रहा है। अब ये 34 कहाँ से 3 से डिवाइड ही नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब हमने थर्ड ऑप्शन लिया 30 33 36, तो देखिए हमने जब इसको 3 से डिवाइड किया तो आया 10 11 12, तो ये हमारे क्या हो गए, कॉन्जिक्यूटिव हो गए, क्रमशः लगातार हो गए, ठीक है। क्रमागत संख्या जैसे कहते हैं वो हमारे 3 के मल्टीपल हो गए, 10 11 12। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाता है 30 33 और 36। नेक्स्ट है सीमा रीड्स 1/5 ऑफ अ बुक पर आवर इफ शी गोज टू स्लीपिंग आफ्टर रीडिंग द बुक फॉर 2 whole 1/3 hours, हाउ मच पार्ट ऑफ बुक इज नाउ लेफ्ट टू बी रीड। ये कह रही है कि सीमा 1 घंटे में किताब का 1/5 भाग पढ़ती है। यदि वो किताब को दो सही 1/3 घंटे पढ़कर सो जाती है तो किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बच जाता है, रिमाइंडर पूछा है, रिमेनिंग पार्ट। तो देखिए रिमेनिंग पार्ट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले कंडीशन क्या है, 1 घंटे में 1/5 यानी कि 1 आवर में 1/5 पार्ट पढ़ती है। उसके बाद हम इसने कहा कि सोने के बाद ये कितना 2 सही 1/3 घंटे पढ़कर सो जाती, यानी कि इतने घंटे में वो कितना पार्ट पढ़ लेगी ये हम निकालेंगे। तो 1 में इतना, तो इसमें तो हमने 3 to the 6 + 7 7/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा इतने घंटे में ये 7/15 पार्ट पढ़ लेती है। अब कितना बचा, 1 में से निकाल लेंगे 1 - 7/15 यानी कि 8/15 पार्ट पढ़ने को उसको रह गया है।
हमारा राइट आंसर इज 1। नेक्स्ट है, ये देखिए एक क्वेश्चन है, वैसे तो ये पता होता है लेकिन इसको हमने यहाँ पे प्रूफ करके दिखाया है ताकि बिल्कुल भी डाउट ना रह जाए। देखिए इसमें ये कह रहे हैं कि एक लाइन सेगमेंट एक्स वाई है, ये हमारा ए बी सी एक ट्राइंगल है, एक्स वाई लाइन सेगमेंट है यानी कि रेखाखंड है जो कि समानांतर है यानी कि पैरेलल है ए सी के, एक्स वाई पैरेलल है ए सी के। और ये कह रहे हैं कि जो एरिया है बी एक्स वाई, ये एरिया है ए एक्स वाई सी, ये ट्रेपेजियम का एरिया, यानी कि ये एरिया इक्वल है, ठीक है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है ये लाइन। तो एरिया वाइज तो ये पूछा है रेशियो ए एक्स एंड ए बी का, ए एक्स और ए बी का, यानी कि ये रेशियो ये पूरा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम निकालने के लिए इसको देखेंगे कि हमें जो पता है वो पता है कि एरिया एक्स बी वाई अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी, पूरा एरिया पहले इतना और फिर पूरे ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, इसकी जो साइड होती है उसका स्क्वायर, यानी कि अगर हमने एक्स बी वाई एरिया लिया है तो साइड एक्स बी लेंगे हम, एक्स बी अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी, पूरा ट्रायंगल का ए बी साइड होगी, साइड ए बी का होल स्क्वायर, ये हमारा होता है फॉर्मूला होता है, ये हमें पता है, ठीक है। एरिया इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, ये इस तरह से होता है रेशियो में। अब देखिए ए बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी को लिख सकते हैं एक्स बी वाई प्लस ए एक्स वाई सी, है ना, दो पार्ट में है ये, इसको लिख सकते हैं। अब ये कह रहे हैं कि ये दोनों ही इक्वल हैं, यानी कि हम ए एक्स वाई सी को क्या लिख सकते हैं, एक्स बी वाई लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एरिया क्या है, इक्वल है, बात एरिया की हो रही है। तो अगर हम यहाँ पर लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2xby, और एक्स बी वाई कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, 1/2 बचेगा, वही हमने यहाँ पे लिखा है 1/2 इज इक्वल टू ये, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा 2 को ऊपर ले जाएंगे तो इसको इधर लाएंगे, ए बी अपॉन एक्स बी, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू 2 इधर ऊपर आएगा, अब यहाँ पे स्क्वायर हटा दिया है तो इधर √2 आ गया है, √2/1, बस अब कुछ नहीं बचा। अब हमें क्या निकालना है, ए एक्स और ए बी निकालना है। तो देखिए इससे क्या पता चला, ए बी जो है हमारा √2 है, यानी कि पूरा √2 है, और एक्स बी कितना है, 1 है, एक्स बी ये 1 है। अब हमें निकालना क्या है, ए एक्स चाहिए, ए बी तो पता है हमें √2, ए एक्स चाहिए, तो ए एक्स क्या होगा, √2 - 1, इस पूरे में से ये माइनस कर दें तो हमें ए एक्स पता चल जाएगा, यानी कि एक्स की जगह क्या लिखा, √2 - 1 रेशियो √2 ए बी। बस इसको अब हमने क्या किया, अब हमने देखा ऑप्शन में ये कहीं तो दिया नहीं है, यहाँ पर √2 + 1 दिया है, बस गलती से ये मत कर दीजिएगा हाँ यही सही होगा, कुछ गड़बड़ हो गया होगा माइनस में, नहीं, इसको क्या किया करना है, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करना है, इधर साइड में √2 - 1 अपॉन √2 लिखा, इंटू √2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो इधर क्या आ गया, ये 2 हो गया और ये √2 हो गया, 2 - √2, और ये नीचे क्या आ गया, 2 आ गया। तो हमारा ये देखिए ऑप्शन में दिया है 2 - √2 रेशियो 2, सेकेंड ऑप्शन हमारा राइट है, तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अब ये देखिए कैलेंडर पे क्वेश्चन है, द फर्स्ट डे ऑफ ईयर 2003 वाज वेंसडे, व्हाट वुड हैव बीन द लास्ट डे ऑफ ईयर 2005। वर्ष 2003 का पहला दिन जो है वो बुधवार था, और वर्ष 2005 का अंतिम दिन कौन सा होगा। तो देखिए सबसे पहले तो हमें पता होता है कि अगर कोई ईयर है उसका फर्स्ट डे अगर जो भी है वही उसका लास्ट डे भी होता है। जैसे मान लिया मंडे है फर्स्ट डे, तो उसका लास्ट डे जो होगा उस ईयर का मंडे ही होगा। क्यों, क्योंकि देखिए 365 डेज टोटल होते हैं, तो उसमें फर्स्ट डे हमारा जो है उसको हम माइनस कर दें, क्योंकि फर्स्ट डे उसी दिन को है, ठीक है। तो उस दिन को अगर हम निकाल देते हैं तो बचता है कितना, 364 बचता है, जो कि 7 से डिवाइड करने पे, क्योंकि 7 वीक्स होते हैं, सॉरी 7 डेज होते हैं, 7 से जब डिवाइड करते हैं 364 को तो रिमाइंडर 0 आता है, यानी कि कोई भी डे एक एक्स्ट्रा नहीं बचता है, तो हमारा वही उतना ही हो जाता है, पूरा डिवाइड हो रहा है, यानी कि इसका लास्ट डे भी उतना ही होगा। तो देखिए अब लीप ईयर की वजह से यहाँ पे थोड़ा बीच में प्रॉब्लम होगी, कैसे, देखिए फर्स्ट डे ईयर 2003 का वेंसडे इन्होंने दिया है, यानी कि 2003 का ही लास्ट डे क्या होगा, वेंसडे होगा। अब हम तो फिर जब 2004 स्टार्ट होगा तो अब इसका एक अगला दिन होगा, यानी कि थर्सडे होगा, थर्सडे से स्टार्ट होगा फर्स्ट डे, 2004 का फर्स्ट डे जो होगा वो थर्सडे होगा, ठीक है। अब ये 2004 क्या है, लीप ईयर है, तो यानी कि एक एक्स्ट्रा ईयर होता है, उसमें 366 डेज होते हैं। तो अब क्या करेंगे, देखिए वैसे तो यही होता है, अगर लीप ईयर नहीं होता तो ये क्या होता है, लास्ट डे भी इसका थर्सडे होता है, लेकिन लीप ईयर है यानी कि 366 डेज है, एक डेज एक्स्ट्रा है, तो लास्ट डे क्या होगा, एक डेज एक्स्ट्रा कर दिया, फ्राइडे होगा, यानी कि 2004 का जो लास्ट डे होगा वो फ्राइडे होगा, एक एक्स्ट्रा कर दिया। अब हम देख रहे हैं कि लास्ट डे 2004 का फ्राइडे है, तो फर्स्ट डे 2005 का कितना होगा, एक
आगे बढ़ा देंगे सैटरडे होगा। यही पूछा है कि 2005 का लास्ट डे क्या होगा। अब ऑब्वियसली जब फर्स्ट डे 2005 का सैटरडे है तो लास्ट डे भी क्या होगा, सैटरडे होगा। अब यह लीप ईयर तो है नहीं, बस हमें लीप ईयर बीच में आ रहा है 2003 से 5 में आने पे, इसलिए वो एक डे एक्स्ट्रा हो रहा है यहाँ पर फ्राइडे, वरना ये थर्सडे होता और फिर ये फ्राइडे आ जाता हमारा। लीप ईयर की वजह से ये क्या आ रहा है, सैटरडे आ रहा है। राइट आंसर इज 4। नेक्स्ट है HCF ऑफ 1430। ये देखिए दिया है, ये एक जो फ्रैक्शन वैल्यूज दी हैं इनका HCF कैसे निकालते हैं। तो इसका देखिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अगर HCF फाइंड करना है तो जितने भी न्यूमरेटर होते हैं यानी कि जितने भी अंश होते हैं ऊपर वाले, इनका HCF निकालेंगे और नीचे वाले का HCM निकालेंगे, मासा और लासा। अगर एलसीएम पूछा जाए तो ऊपर वालों का एलसीएम निकालेंगे, नीचे वालों का एचसीएफ निकालेंगे। मतलब कि ऐसे याद रखिए, जो भी निकालना है वही ऊपर वालों का करेंगे। तो देखिए एचसीएफ इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। अब हमें यहाँ पे एचसीएफ निकालना है तो हम क्या करेंगे, ऊपर वालों का एचसीएफ निकालेंगे, यानी कि 14, 21, 42 इनमें से कॉमन ऐसा क्या लें जो कि अंदर को प्राइम फैक्टर्स बन जाए। 7 ले लेंगे, 7 तीनों में से जाएगा तो अंदर क्या बच रहा है, 2, 3, 6। अब ये फर्दर इनमें से कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। अगर यहाँ पर सिर्फ 2 और 6 होता तो 2 भी कॉमन आ जाता, ये 1 हो जाता, ये 3 हो जाता, लेकिन यहाँ पे 3 भी है तो 2, 3 तो होगा नहीं, ये को प्राइम नंबर है। तो 7 हमने देख लिया, 7 एचसीएफ है। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे नीचे वालों का, यानी कि 33, 22, 55। 11 से जा रहे हैं, 11, 3, 2, 5, यानी कि इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 30 आया, 30 इंटू 11 330, यानी कि 7/30 हमारा इस फॉर्मूले में रख दिया, एचसीएफ आ गया। 7/330 हमारा राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ 57 रुपीज़ एंड 75 पैसे इन पैसे इस, इसको मतलब रुपयों को पैसे में कन्वर्ट करना है। तो 57 रुपीज़ है, इसको इंटू 100, 1 पैसा 1 रुपया इजकल टू क्या होता है, 100 पैसे। तो इसको पैसे में जब कन्वर्ट करना है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो यह आ जाएगा 5700 पैसे प्लस 75 पैसे ऐड कर देंगे तो हमारे ये 5775 पैसे आ जाएंगे। सिंपल से क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए डिजिट यूनिट डिजिट पूछी है इन्होंने, ये इस नंबर की, इसको कैसे निकालेंगे, जो पार होती है इसको 4 से डिवाइड करते हैं और देखते हैं रिमाइंडर क्या आता है। तो 4 to the 8, 1 इधर कैरी आया और 4 4 the 16, 3 रिमाइंडर बच रहा है, 17, 18, 19, 3 रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। ऐसे इसका निकाला 50 का, तो 4 4 1 the 4 और फिर 1 इधर कैरी आया, 4 to the 8, 2 जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है हमारा, इधर 3 इधर 2, इसके पार में लिख दिया 3 3 लिख दिया और 3 का इधर 2 बच रहा है तो 2, क्योंकि देखिए इससे पहले पूरा पूरा जा रहा है ना, ये रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि इससे पहले पहले तो 0 ही हो जाएगा, पूरा ही कंप्लीट चल रहा है। तो हमें यूनिट डिजिट नहीं पता करनी, यूनिट डिजिट जो पता करने के लिए हम क्या करते हैं, रिमाइंडर पे फोकस करते हैं, कितना बच रहा है। अब देखिए 3 की पावर क्यूब 27 होती है, 3 स्क्वायर 9 होता है, इसको सॉल्व किया तो 18 आया, 8 हमारा यूनिट डिजिट आ गया, राइट आंसर इज 8। नेक्स्ट है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ 138 इज, द 138 के संपूरक का कोटि पूरक है। तो देखिए क्या होता है कि सबसे पहले तो पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री 90 होते हैं और सप्लीमेंट्री 180 होते हैं, ठीक है, ये ध्यान होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, 138 का पहले सप्लीमेंट्री निकालेंगे, ठीक है, इधर पीछे से चलते हैं, नंबर से चलते हैं, सप्लीमेंट्री निकालेंगे 138 का, यानी कि 138 का समपूरक निकालेंगे। तो हमने क्या किया, 180 होता है ये, तो 180 माइनस 138 किया तो हमें मिला 42, ठीक है। 180 माइनस जो हमें एंगल दिया है ये कर देंगे, 180 माइनस थीटा, तो ये हमारा 42 आ गया सप्लीमेंट्री इसका। अब ये कह रहे हैं उसका कॉम्प्लीमेंट्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 90 माइनस ये थीटा, तो 90 माइनस ये, यानी कि इसका कोटि पूरक, यानी कि 90 माइनस 42 डिग्री, तो हमारा 48 डिग्री आ जाता है, पूरा आ जाता है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सप्लीमेंट्री ऑफ 138 डिग्री 48। नेक्स्ट है इफ 31x5 इज अ मल्टीपल ऑफ 9 वेयर x इज अ डिजिट देन द वैल्यू ऑफ x विल बी। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, तो इसमें क्या करना है कि सबसे पहले क्या जाएगा, 9 3 द 27 जाएगा, ठीक है, उसके आगे तो जाएगा नहीं, 31 से अगर 9 को डिवाइड करेंगे तो 27 जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है 4, यानी कि यहाँ पे क्या बच रहा है 4 बच रहा है, 4x5 हमारी ये वैल्यू है। अब हमें इसमें x की क्या ऐसी रखें जो ये पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए 9 से। तो देखिए हमें पता है कि लास्ट में 5 9 की टेबल में कब आता है, तो 9 5 तो 45 आता है
है ना, यानी कि यहाँ पर क्या रिमाइंडर कुछ ऐसी यहाँ पे होना चाहिए कि डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या बचे, 4 बचे, तभी ये 9 5 दो 45 हो गया, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम देख रहे हैं कि 9 4 द 36 होता है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अगर 40 रखें 0 तो हमें रिमाइंडर क्या बच जाएगा, अगर यहाँ पे 0 हो तो 9 4 द 36 रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा, लेकिन हम देख रहे हैं ऑप्शन में कहीं भी 0 नहीं। अब हम क्या करेंगे, हम इससे आगे जाएंगे, तो इससे पहले एक तो पहले चलेंगे, इस नंबर से पहले जाएंगे और इस नंबर के बाद जाएंगे। तो इस नंबर से पहले जाने पे क्या हुआ, हमें 0 यहाँ रखना पड़ रहा था, ठीक है। 9 4 द 36 आएगा, तो रिमाइंडर यहाँ पर अगर 40 होगा तो रिमाइंडर 4 आ जाएगा, जिससे हमारा फिर चला जाएगा 45। तो यहाँ पर लेकिन 0 कहीं पे नहीं दिया था। फिर हमने क्या देखा, अब हमें इससे आगे जाना है, यानी कि 9 5 द 45 हमें करना है। अब यहाँ पे अगर हम 9 रख दें तो यहाँ पर हमें रिमाइंडर क्या बचेगा, 4 बच जाएगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर 4 बच जाएगा और हमारा 9 5 द 45 पूरा पूरा चला जाएगा, तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यानी कि x इज इक्वल टू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए। राइट आंसर इज 9। नेक्स्ट है 1/3 की पावर -1 -1/4 की पावर -1 का होल -1। तो इसको देखिए, सबसे पहले तो इसको सॉल्व करिए अंदर वाले को, यानी कि 1/3 की पावर -1 है, इसको 3 कर दिया, ये इसको 4 कर दिया, ऑपोजिट कर दिया, तो ये -1 साइन हट गया। अब ये पावर -1 यानी कि 3 - 4 क्या होता है, -1 होगा, -1 की पावर -1 ही आएगा, तो राइट आंसर इज -1। नेक्स्ट है द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर 35 सेंटीमीटर 54 61 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड दिया है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले क्या किया, क्योंकि अलग अलग डी है डिजिट, तो हमने सिंपल इस वाले फॉर्मूले से निकाला, s इज इक्वल टू a + b + c/2, तो हमने 75 आ गया हमारा। उसके बाद एरिया निकालने के लिए क्या होता है, ये होता है फॉर्मूला s - a s - b s - c। हमने क्या किया, 75 - 54, पहले तो 75 रखा, फिर 75 - 54 75 - 61 75 - 35, तो ये हमारे आ गया। अब हमने क्या किया, इसको सॉल्व, क्योंकि पूरा इसको मल्टीप्लाई करो फिर पूरे का अंडर रूट लो, ये मुश्किल है। हमने क्या किया, इसके फैक्टर्स के लिए 15 5 द 25 3 7 द 21 7 2 द 14 और 8 5 द 40। अब फर्दर इसके फैक्टर के लिए 3 5, ये 5 इससे कम हो नहीं सकता, 3 7 7 2 8 2 इंटू 2 इंटू 2 हो सकता है, फिर 5। अब हमने क्या किया, ये अंडर रूट में है ना, तो इनको पहले सबको लिख लिया, तो 2 2, ये 2 इधर लिख लिए, और फिर ये 5 5 लिख लिए, ये 3 3, 2 हमें 3 मिल रहे हैं, 2 7 मिल रहे हैं, और फिर ये 2 एक 5 मिला है, और ये 2 2 और मिल रहे हैं। तो देखिए अब इनमें इनका अंडर रूट है, तो हम एक एक उठा लेंगे बाहर, है ना। तो 2 इस पेयर से 2 एक उठा लिया, इस पेयर से एक 2 उठा लिया, फिर इस पेयर से 3 एक उठा लिया बाहर, ये 5 इस यहाँ से मिल गया, यहाँ से 7 मिल गया, अभी भी एक 5 बचा, यानी कि √5 इसको एज इट इज ऐसे लिख दिया, अब कुछ भी अंदर नहीं बचा। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो आया 420 √5। अब इस एरिया को इक्वल कर देंगे हाफ बी क्रॉस एच। अब हाफ बी क्रॉस एच इसमें से लें किसको, देखिए पूछा है लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड यानी कि सबसे ये सबसे बड़ी ऊंचाई जो है वो कौन सी होगी, जिसका बेस सबसे छोटा होगा, यानी कि 35 बेस सबसे छोटा है इन तीनों में से, इसको बेस लेंगे और इससे जो गई होगी परपेंडिकुलर वो हमारी हाइट फाइंड करनी है, तो हम बी क्रॉस एच ये वाली लेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ये वाली बी लेना है, क्योंकि इस यही जो हाइट होगी ये सबसे लंबी होगी। तो अब हमने क्या किया, हाफ बी क्रॉस एच के इक्वल कर दिया, दोनों के एरिया इक्वल कर दिए इस फॉर्मूले से निकाल के, और दूसरा फॉर्मूला जो हम निकालने जा रहे हैं, तो हाफ बी यहाँ पे 35 हो गया, एच हमारी ये हो गई, और बस इसको सॉल्व कर लिया तो ये चला जाएगा 12 टाइम्स जाएगा पूरा, और फिर ये 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 √5 हमारा राइट आंसर आ जाता है, एच की वैल्यू ऑप्शन नंबर 3। बस आपको लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड वाली बात ध्यान रखनी है, वरना बेस अगर गलत ले लिया तो वो आंसर नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट है द सम एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स आर 11 एंड 18 रिस्पेक्टिवली, देन द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज। सिंपल, 2 नंबर हैं, उनका सम 11 है और प्रोडक्ट 18 है। क्या करेंगे, अब हम इसको चेक कर लेंगे ये नंबर कौन से होंगे। तो देखिए 18 के टेबल में 2 9 द 18 होता है, 3 6 द 18 होता है। अब 6 + 3 ये वाली कंडीशन देखेंगे, 6 + 3 9 होता है, 11 नहीं होता है, तो ये वाली देखेंगे, 9 + 2 11 होता है, यानी कि हमारे 2 नंबर्स जो हैं वो 2 और 9 है, ठीक है। इनका रेसिप्रोकल का सम निकालना है, तो 1/2 + 1/9 एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 11/18 आ जाएगा, जो कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इज 14/15 एंड देयर करस्पॉन्डिंग डिवीजन भी 35/24, देन द लॉन्गेस्ट फ्रैक्शन। दो भिन्नों का गुणनफल इतना है और उनका भागफल इतना हो तो इनमें से बड़ी भिन्न कौन सी है। देखिए अब हमें नहीं पता है, दो भिन्न है, दो नंबर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा बस। यानी कि एक्स और वाई क्या है, दो कोई फ्रैक्शन वैल्यू है। तो एक्स वाई का प्रोडक्ट गुणनफल जो है हमें 14/15 दिया और इनका ये डिवीज़न जो है इनका यानी कि x बाई वाई का डिवीज़न इतना दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बस सिंपल यहाँ से कोई एक की वैल्यू उठाकर इसमें रख देंगे। x रखा, y की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, y इजगल टू क्या होगा 24/35 x, यहाँ पे रख दी 24/35 x y की जगह। उसके बाद ये x हो गया, ये x स्क्वायर बन जाएगा। इसको हमने इधर उधर क्रॉस कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, जो हमें मिला 49/36 मिल गया। अब ये स्क्वायर है, अब हमें पता है ये 7 का स्क्वायर होता है, ये 6 का स्क्वायर होता है, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 7/6। यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू की ही बात हो रही थी, भिन्नों की ही बात हो रही थी। तो देखिए x इज इक्वल टू क्या 7/6। अब हमें नहीं पता कि ये बड़ी या छोटी है, हमें y भी निकालना होगा। x की वैल्यू यहाँ पे हमने रख दी, किसी भी एक उसमें रख दी है। तो देखिए x की वैल्यू 7/6, y रख दी, तो इसको जब क्रॉस करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/5। ऑब्वियसली ये देखिए जो हमारा नॉमिनेटर है यानी कि ये अंश जो है वो छोटा है, यानी कि 0 पॉइंट समथिंग में आएगा, और ये बड़ा है यानी कि ये 6 1 टाइम तो जाएगा ही, है ना। तो हमारी कौन सी बड़ी है, x बड़ी है, यानी कि यही पूछा है, लार्जेस्ट फ्रैक्शन पूछा है, तो हमारा 7/6 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट नंबर। ये इसमें से बताना है ग्रेटेस्ट कौन सा। जब ऐसी बात आती है तो हम क्या करते हैं, सीधे से नीचे वालों का एलसीएम या तो इक्वल कर लेंगे, सेम कर लेंगे, या फिर एलसीएम ले लेंगे। हमने क्या किया, इनका एलसीएम ले लिया, तो हमने देखा 42 आ रहा है। तो 42 जब एलसीएम लेंगे तो 2 सिंपल जब लेंगे तो 21 आएगा, 21 3 दा क्या 63, ऐसे ही इसका लिखेंगे, ऐसे ही तीनों का लिखेंगे। फिर हम जिसका न्यूमरेटर सबसे ज़्यादा होगा भाई, तो सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर होगा, है ना, क्योंकि डिवाइड करने पे जितना ही अंश बड़ा होगा, नॉमिनेटर बड़ा होगा, उतना ही ज़्यादा बड़ा नंबर आएगा डिवाइड करने पे। छोटा लेंगे उतना ही छोटा नंबर आएगा। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, तो हमने देख लिया इन दोनों में से, इन चारों में से सबसे बड़ा कौन सा है, 63 वाला है। ये वैल्यू किसकी है, 3/2 की है, यानी कि हमारा 3/2 जो है वो ग्रेटेस्ट नंबर है। राइट आंसर इज 3। नेक्स्ट है, डिवाइडर इज यूज फॉर, ये तो सबको पता है, एंगल बनाने में यानी कि कोण बनाने में यूज़ किया जाता है। इसमें स्क्वायर पूछे हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर्स, तो देखिए इसका सिंपल हम क्या लिख सकते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। उसके बाद हमें काउंट करना है कितने स्क्वायर हैं, तो ये एक होल पूरा तो है, ये 1 एक स्क्वायर है क्योंकि ये इक्वल दिया है, तो 1 प्लस और ये 9 अलग अलग छोटे छोटे 9। अब हम क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे। एक हमें ये दिख रहा है 1 2 4 5 का दिख रहा है, एक हमें ये दिख रहा है 2 3 5 6 का दिख रहा है। फिर इसी तरह नीचे वाला जाएंगे, 4 5 7 8 दिख रहा है, और एक 5 6 8 9 दिख रहा है, ये दिख रहे हैं। तो टोटल कितने हो गए, 9 + 1 10 11 12 13 14, टोटल 14 स्क्वायर हमारे हो जाते हैं। द राइटर ऑफ गणित सार संग्रह इस, इसके राइटर कौन है, गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य हैं, ठीक है। राइट आंसर इज 3। यहाँ पर हम हमारे 28 क्वेश्चन फिनिश हो जाते हैं। और इस अगर आपको और इससे पहले प्रीवियस पेपर देखने हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक्स सारी प्रोवाइड कर रखी हैं। इसके साथ साइंस EVS के भी हम लोग निकाल रहे हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।